स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में हम सब्जेक्ट बायोलॉजी क्लास 12th आज अपन नया लेसन स्टार्ट करेंगे। लेसन 6 है आपका। पिछली क्लास में अपन ने लेसन 5 पढ़ा था, वंशागत की एवं विविधता के सिद्धांत, जिसमें मेंडल्स के प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अभिवन का नियम, पृथक्करण का नियम पढ़ा और मानव में लिंग निर्धारण पढ़ा। तो कुछ क्वेश्चन नोट करेंगे आप लोग। सबसे पहला क्वेश्चन कि मेंडल्स के प्रभाविता के नियम को उदाहरण द्वारा समझाएं। सेकंड क्वेश्चन है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया को आरेख द्वारा समझाइए। तीसरा क्वेश्चन जो कि कई बार ऑब्जेक्टिव में आता है कि मानव में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र द्वारा होता है। ठीक है, न्यू लेसन 6 वंशागति के आणविक आधार। आज का पहला टॉपिक है अनुवांशिक पदार्थ एवं विशेषता। तो अनुवांशिक पदार्थ होता क्या है? वे रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर में अनुवांशिक सूचनाओं को या हमारे जनक एवं माता पिता के गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाते हैं, उन पदार्थों को हम अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। ये अनुवांशिक पदार्थ होते हैं डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र पढ़ चुके हैं अपन, और जीन। तो ये अनुवांशिक पदार्थ हैं जो कि जनकों के गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करते हैं। अब अनुवांशिक पदार्थ कहाँ पाए जाते हैं? प्रत्येक कोशिका के केंद्र में जो द्रव पाया जाता है अम्लीय अवस्था में होता है, इसे ही अनुवांशिक पदार्थ या नाभिकीय अम्ल कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। विशेषता क्या होती है इसकी? अब अपन विशेषता देखेंगे। अनुवांशिक पदार्थ की पहली विशेषता यह है कि अनुवांशिक गुणों को ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का काम करते हैं। सेकंड है कि ये माता पिता के लक्षणों को, चाहे वो शरीर के बनावट की हो या जीन के कारण आंतरिक लक्षणों है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। तीसरी विशेषता ये होती है अनुवांशिक पदार्थ की कि अपनी ही तरह प्रतिकृति यानी फोटोकॉपी बनाने का काम कर लेते हैं, अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं, इसी कारण ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकते हैं। तीसरा ये है कि ये जीवों में उत्तरजीविता को बनाए रखते हैं, यानी वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने की कैपेसिटी को भी बनाने में मदद करते हैं। तीसरा, ये निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं, कोशिका के केंद्र के अंदर पाए जाते हैं। अब इसके अपन प्रकार देखेंगे। सेकंड टॉपिक है प्रकार एवं कार्य। तो अनुवांशिक पदार्थ यानी नाभिकीय अम्ल कहाँ पे पाया जाता है? केंद्र में पाया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं नाभिकीय। पहला है डीएनए और दूसरा है आरएनए। ठीक है बच्चों, तो डीएनए सबसे मुख्य अनुवांशिक पदार्थ होता है। इसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबो, एन फॉर न्यूक्लिक, ए फॉर एसिड, डीऑक्सीराइबो नाभिकीय अम्ल, जो कि मुख्य रूप से कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। इसके अलावा ये कोशिका द्रव में और माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये पाया जाता है। इसके निर्माण के लिए यानी डीएनए के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। नाइट्रोजन क्षार, जैसे कि मैंने चित्र में लिखा हुआ है, सुगर, पेंटोस सुगर पहला नंबर, दूसरा नंबर है फास्फोरिक एसिड और तीसरा नंबर है नाइट्रोजन क्षार। तो किसी भी नाभिकीय अम्ल को बनाने के लिए ये तीन चीज चाहिए, पेंटोस सुगर, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन क्षार। डीएनए का काम क्या है? अगर वो कार्य बताना है तो डीएनए जो है वो अनुवांशिक गुणों को, माता पिता के गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। इसके अलावा ये मैसेंजर आरएनए के निर्माण में सांचे का काम करता है। सेकंड है इसका आरएनए। आरएनए का पूरा नाम होता है बच्चों राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी राइबो नाभिकीय अम्ल। ये भी अनुवांशिक पदार्थ है और यह इकहरी श्रृंखला में होता है, सिंगल लाइन में होता है। इसके निर्माण के लिए भी तीन चीजों की जरूरत होती है, पेंटोस सुगर,
फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन बेस। आरएनए का काम क्या होता है? ये हमारे शरीर में प्रोटीन निर्माण का काम करते हैं, मुख्य रूप से प्रोटीन बनाने का कार्य करते हैं। अब थर्ड टॉपिक हम पढ़ेंगे, तीसरी टॉपिक है डीएनए का रासायनिक संगठन, यानी डीएनए किन केमिकल मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। डीएनए फुल फॉर्म हम जान चुके हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये प्रमुख 3 चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला है पेंटोज शर्करा या सुगर, दूसरा फास्फोरिक एसिड, अभी मैंने वैसे भी आपको चित्र में बताया, फास्फोरिक अम्ल एसिड, और तीसरा है नाइट्रोजन क्षार। ठीक, ध्यान से देखेंगे अपन, डीएनए की जो शुगर होती है उसका नाम होता है डीऑक्सीराइबो शुगर, जो आरएनए में नहीं होती। डीऑक्सी राइबो शर्करा, ये आरएनए में नहीं, इसलिए इसका नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। फास्फोरिक एसिड सेम होता है। नाइट्रोजन क्षार, इसमें जो नाइट्रोजन क्षार होता है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले 2 प्रकार का होता है, प्यूरीन और pyrimidine। प्यूरीन और pyrimidine, नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार के लगे होते हैं। प्यूरीन भी 2 प्रकार का होता है, एडेनिन ग्वानिन। पायरिमिडीन भी 2 प्रकार का होता है, साइटोसिन और थायमिन। ठीक है, एक बार और मैं समझा देता हूं। डीएनए किन चीजों से मिलकर बनाता है? 3 चीजों से मिलकर बनाता है बच्चों। सबसे पहले पेंटोज शुगर, तो डीएनए में कौन सी शुगर यूज होती है? डीऑक्सीराइबो शुगर। फिर फास्फोरिक एसिड, और तीसरा है नाइट्रोजन क्षार। डीएनए में 2 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, प्यूरीन और pyrimidine। प्यूरीन 2 प्रकार का होता है, एडेनिन, इसको ए से दिखाते हैं हम, ग्वानिन को जी से प्रदर्शित करते हैं। pyrimidine 2 प्रकार का होता है, साइटोसिन, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं, और थायमिन, इसको हम टी से प्रदर्शित करते हैं। ये रासायनिक पदार्थ आपस में जुड़कर डीएनए का निर्माण करते हैं। डीएनए जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं, यानी जब नाइट्रोजन क्षार और शर्करा जुड़ती है तो बनता है न्यूक्लियोसाइड, और जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फोरिक एसिड जुड़ जाता है तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं डीएनए या नाभिकीय अम्ल। ठीक है, अब अपन 4 टॉपिक पढ़ेंगे, आरएनए का संगठन। डीएनए की तरह आरएनए का संगठन भी सेम होता है, थोड़ा सा अंतर पाया जाता है इसमें, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, लगभग सेम होता है। आरएनए का फुल फॉर्म हमको मालूम है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये भी 3 चीजों से मिलकर बना होता है, सेम। पहला पेंटोज शर्करा, दूसरा फास्फोरिक एसिड यानी फास्फोरिक अम्ल, और तीसरा है जिस तरह डीएनए था वैसे ये भी नाइट्रोजन क्षार। अंतर केवल शुगर में है इसमें, इसकी पेंटोज शुगर का नाम है राइबोज शुगर, राइबोज शुगर, और डीएनए में क्या था? डीऑक्सीराइबो शुगर, शर्करा। फास्फोरिक एसिड सेम रहेगा। नाइट्रोजन क्षार इसके भी 2 प्रकार के होते हैं, सेम ऐसे प्यूरीन pyrimidine
डीआरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। ये अलग नाइट्रोजन क्षार होता है। पेंटोस शुगर अलग होता है, इसका राइबोस शुगर होता है। और इसका नाइट्रोजन क्षार में प्यूरिन में पिरिमिडीन में थायमिन के स्थान पे एक तीसरा नाइट्रोजन क्षार होता है, उसको कहते हैं यूरेसिल। इस तरह से आरएनए का संगठन होता है। अब अगली टॉपिक हम पढ़ेंगे टॉपिक है चारगाफ का नियम। पांचवा टॉपिक चारगाफ का नियम। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक चारगाफ ने बताया, यानी डीएनए और आरएनए के केमिकल कंपोजिशन के लिए, रासायनिक संगठन के लिए चारगाफ नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि डीएनए किस किस अनुपात में आपस में मिलकर नाइट्रोजन क्षार, फास्फोरिक एसिड और पेंटोस शुगर किस तरह आपस में जुड़ेंगे और उसके बाद वो डीएनए और आरएनए बनाएंगे। यानी डीएनए और आरएनए के लिए नाइट्रोजन क्षारों के जुड़ने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? चारगाफ का नियम। उसमें पहला नियम उन्होंने बताया था कि जब डीएनए या आरएनए बनेगा तो उसमें जो नाइट्रोजन क्षार होता है, उस नाइट्रोजन क्षार में प्यूरिन और पिरिमिडीन, प्यूरिन बराबर रहेंगे किसके? पिरिमिडीन के बराबर रहेंगे। सेकेंड उन्होंने बताया था कि एडेनिन और ग्वानिन एवं एडेनिन और थायमिन एवं साइटोसिन और ग्वानिन, इनकी मात्रा भी या इनका अनुपात भी बराबर रहेगा। ठीक। इसके अलावा इन्होंने बताया कि प्यूरिन और पिरामिडीन की मात्रा, उनका अनुपात, इसके अलावा उसके अंदर नाइट्रोजन क्षार में एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, इन सब का अनुपात एक बराबर। ये चारगाफ का। अब है डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये अक्सर परीक्षा में पूछता है। डीएनए का वाटसन एवं क्रिक का मॉडल। मैंने ये डीएनए मॉडल बनाया है। वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए के आणविक सिद्धांत को प्रस्तुत किया। मतलब उन्होंने बताया कि डीएनए किन किन अणुओं से मिलकर बना होता है। इसके साथ ही साथ उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया था जो कि 1953 में इन्होंने डीएनए मॉडल प्रस्तुत किया और 1962 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आइए देखते हैं अपन डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल। मैंने चित्र बनाया है। वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने बताया कि डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड की दोहरी श्रृंखला होती है और वो श्रृंखला इस तरह आपस में सर्पिलाकार में कुंडलित होती है। ये आप लोग देख रहे हैं, डीएनए की ये दोहरी श्रृंखला है। एक श्रृंखला ये जा रही है और दूसरी उसी से लिपटी हुई कुंडलित है, ये दूसरी श्रृंखला, यानी डीएनए की दोहरी श्रृंखला होती है। फिर सेकंड वाटसन एवं क्रिक ने बताया कि डीएनए की इस श्रृंखला यानी इस क्षण का जो निर्माण होता है वो शुगर के द्वारा, पेंटोस शुगर और फास्फोरिक एसिड, यानी शुगर और फास्फोरिक एसिड, फिर शुगर, फिर फास्फोरिक एसिड, फिर शुगर, फिर फास्फोरिक एसिड, इस तरह से श्रृंखला का निर्माण शुगर और फास्फोरिक एसिड करते हैं। फिर थर्ड बताया डीएनए ने, वाटसन एवं क्रिक ने, कि इनके बीच में नाइट्रोजन बेस लगा होता है और ये नाइट्रोजन बेस में हमेशा एडेनिन के साथ थायमिन जुड़ता है और इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। साइटोसिन के साथ हमेशा ग्वानिन जुड़ता है जिसके कारण इनके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड लगा होता है और यही हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं इन श्रृंखलाओं को कुंडलित करके ऐसे फिक्स रखते हैं सर्पिलाकार प्रणाली। अगला पॉइंट बताया, दोनों श्रृंखलाओं के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है। श्रृंखला के एक फोल्ड से लेकर दूसरे फोल्ड, ये एक फोल्ड है इसी श्रृंखला का और दूसरा फोल्ड है, तो
श्रृंखला के एक फोल्ड से या एक घुमाव से लेकर दूसरे घुमाव के बीच की दूरी 24 एंगस्ट्रॉम होती है। दो नाइट्रोजन क्षणों के बीच की दूरी, इन क्षणों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। इस तरह डीएनए ने वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का आर्किक मॉडल प्रस्तुत किया। अब अगला पॉइंट पर पढ़ेंगे डीएनए का द्विगुणन, इसे प्रतिकृति भी कहते हैं। प्रतिकृति मतलब फोटोकॉपी, एक डीएनए से दो डीएनए बनना। चूंकि ये अनुवांशिक पदार्थ है, हमें पता है कि ये अनुवांशिक पदार्थ अपनी ही समान प्रतिकृति या फोटोकॉपी बनाने का काम करते हैं। ये मुख्य रूप से कोशिका विभाजन के अंत्यावस्था में एस उप अवस्था, यानी कोशिका विभाजन के अंत्यावस्था के एस उप अवस्था में डीएनए का द्विगुणन या प्रतिकृति होती है, या एक डीएनए से दो डीएनए बनता है। इसके लिए जो द्विगुणन सिद्धांत प्रस्तुत किया उसको भी वाटसन एवं क्रिक ने समझाया था। उन्होंने बताया कि कोशिका के केंद्र में सभी अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, मतलब प्यूरिन, पिरिमिडीन, फास्फोरिक एसिड, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन सब कुछ इसमें होते हैं, और इसमें डीएनए के कुंडलन भी लगे होते हैं। तो सबसे पहले डीएनए के ये कुंडलन के बीच के हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन बंध टूटता है, मैं आप लोगों को चित्र में दिखा रहा हूं, सबसे पहले ये हाइड्रोजन बंध यहाँ से टूट जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन बंध टूटते हैं तो इस श्रृंखलाएं जो अभी कुंडलित थी श्रृंखलाकार में वो खुलने लगती हैं, और डबल के साथ साथ ये खुलकर इकहरी हो जाती है कोशिका द्रव के केंद्र के अंदर। अब ये श्रृंखलाएं इकहरी हो जाती हैं, एक सिरे पर एडेनिन है, दूसरे सिरे पे थाइमिन है, एक सिरे पे साइटोसिन है, देख रहे हैं अपन, दूसरे सिरे पे ग्वानिन है। अब केंद्रक के अंदर जो कच्चे पदार्थ के रूप में हमारा अनुवांशिक पदार्थ पहले से उपस्थित है, वो विपरीत क्रम में आकर इसमें जुड़ना शुरू हो जाता है। सी के साथ जी जुड़ जाता है ग्वानिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, इसी तरह इस एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ता है, और इस थाइमिन के साथ एडेनिन जुड़ जाता है, और इस तरह से फिर एक श्रृंखला के खुलने के बाद अपोजिट क्रम में नाइट्रोजन क्षार आकर विपरीत क्रम में लगने लगते हैं, और एक डीएनए से दो डीएनए बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। इससे कुछ क्वेश्चन है जो आपको अपनी कॉपी में नोट करना और याद करना। सबसे पहला तो यह है कि अनुवांशिक पदार्थों के प्रकार कौन कौन से हैं, और दूसरा क्वेश्चन डीएनए और आरएनए का पूरा नाम बताइए। तीसरा क्वेश्चन है कि डीएनए में और आरएनए में कौन कौन सी पेंटोस शुगर पाई जाती है, और चौथा क्वेश्चन कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार होता है और आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार होता है। ओके बच्चों, थैंक यू। इसे आप सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट